प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में। तो बच्चों, आप आशा करती हूँ कि अपने घरों में आप लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है। तो बच्चों, इससे पहले हमने जो पाठ पढ़ा था वह था द्रौपदी का स्वयंवर। आपने देखा कि द्रौपदी के पिता द्रुपद, राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें समस्त राज्यों के राजकुमार, राजा आए हुए थे और उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी किया। किंतु स्वयंवर का विजेता अंत में कौन हुआ? पांडुपुत्र अर्जुन। ठीक है। और जब स्वयंवर हो गया, उन्होंने जीत लिया द्रौपदी को स्वयंवर में, तो उनका विवाह हुआ और माता कुंती की आज्ञा के अनुसार द्रौपदी के 5 पति हुए। 5 पांडवों से उनका विवाह उसके बाद करवाया गया। फिर देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंद्रप्रस्थ। ठीक है, इंद्रप्रस्थ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ था उसकी खबर जब हस्तिना पे पहुंची तो विदुर बड़े ही खुश हुए। धृतराष्ट्र के पास दौड़े गए और बोले, पांडव अभी जीवित हैं। ठीक है। राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया। 5 भाइयों ने विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ ब्याह यानी विवाह किया और कुंती के साथ वे सब द्रुपद के यहाँ कुशल हैं। यह सुनकर धृतराष्ट्र हर्ष प्रकट करते हुए बोले, भाई विदुर, तुम्हारी बातों से मुझे असीम आनंद हो रहा है। राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई है, यह बड़ा ही अच्छा हुआ। उधर दुर्योधन को जब मालूम हुआ कि पांडवों ने लाख के घर की भीषण आग से किसी तरह बचकर और 1 बरस तक कहीं छिपे रहने के बाद अब पराक्रमी पांचाल राज की कन्या से ब्याह कर लिया है और अब वे पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गए हैं, तो उनके प्रति उनके मन में ईर्ष्या की आग और अधिक प्रबल हो उठी। ठीक है। उसके बाद दबा हुआ वैर फिर से जाग उठा, यानी दुर्योधन तो उनसे ईर्ष्या करता ही था। फिर जब उसे पता चला कि ये जीवित बच गए हैं, जो मैंने इनके प्रति षड्यंत्र रचा था, इनको लाख के घर में जलाकर मार देने का, वह भी विफल हो गया और स्वयंवर भी हम जीत नहीं पाए, वह भी पांडवों के उसमें चला गया, हक में चला गया। उन्होंने स्वयंवर भी जीत लिया, तो वो क्या हो गया, और भी ज़्यादा उनके प्रति उसको ईर्ष्या होने लगी। उनके प्रति उसका जो द्वेष भाव था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। अब उसके बाद दुर्योधन और दुशासन ने शकुनी को अपना दुखड़ा सुनाया। मामा अब क्या करें? अब तो द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी उनके साथी बन गए हैं। उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए और एकांत में दुर्योधन ने कहा, पिताजी, जल्दी ही हम ऐसा कोई उपाय करें जिससे हम सदा के लिए निश्चिंत हो सकें। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम ही बताओ अब क्या करना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, तो फिर हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पांडव यहाँ आए ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यदि वे इधर आए तो ज़रूर राज्य पर भी अपना अधिकार जमाना चाहेंगे। इस पर कर्ण को हंसी आ गई। उसने कहा, दुर्योधन, अब 1 साल बाहर रहने और दुनिया देख लेने से उन्हें काफ़ी अनुभव प्राप्त हो चुका है। ठीक है, एक शक्ति संपन्न राजा के यहाँ उन्होंने शरण ली है, तिस पर उनके प्रति तुम्हारा वैर भाव उनसे छिपा नहीं है, इसलिए छल प्रपंच से अब काम नहीं बनेगा। आपस में फूट डालना भी उनको हराना संभव नहीं है। राजा द्रुपद धन के प्रलोभन में पड़ने वाले व्यक्ति नहीं है। लालच देकर उनको अपने पक्ष में करने का विचार बेकार है। पांडवों
का साथ वे कभी नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी को मन में पांडवों के प्रति घृणा पैदा हो ही नहीं सकती। ऐसे विचार की ओर ध्यान देना भी ठीक नहीं है। हमारे पास केवल एक ही उपाय है और वह यह है कि पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले उन पर हमला कर दिया जाए। कर्ण तथा अपने बेटों की परस्पर विरोधी बातें सुनकर धृतराष्ट्र इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सके। वे पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण को बुलाकर उनसे सलाह मशविरा लिए करने लगे। पांडु पुत्रों के जीवित रहने की खबर पाकर पितामह भीष्म के मन में भी आनंद की लहर उठ रही थी। भीष्म ने कहा, बेटा, वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें दे देना ही उचित है। आचार्य द्रोण ने भी यही सलाह दी। अंग नरेश कर्ण भी इस अवसर पर धृतराष्ट्र के दरबार में उपस्थित था। पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दुर्योधन के प्रति कर्ण के हृदय में अपार स्नेह था। इस कारण द्रोणाचार्य की सलाह सुनकर उसके क्रोध की सीमा न रही। ठीक है, वह धृतराष्ट्र से बोला, राजन, मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आचार्य द्रोण भी आपको ऐसी कुमंत्रणा देते हैं। राजन, शासकों का कर्तव्य है कि मंत्रणा देने वालों की नीयत को पहले परख लें, फिर उनकी मंत्रणा पर ध्यान दें। कर्ण की इन बातों से द्रोणाचार्य क्रोधित होकर गरज कर बोले, दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। यह निश्चित है कि यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी तथा पितामह भीष्म की सलाह न मानी और तुम जैसों की सलाह पर चले तो फिर कौरवों का नाश होने वाला है। इसके बाद धृतराष्ट्र ने धर्मात्मा विदुर से सलाह ली। विदुर ने कहा, हमारे कुल के नायक भीष्म तथा आचार्य द्रोण ने जो बताया है वह श्रेयस्कर यानी वो ठीक है। कर्ण की सलाह किसी काम की नहीं है। अंत में सब सोच विचार कर धृतराष्ट्र ने पांडु के पुत्रों को आधा राज्य देकर संधि कर लेने का निश्चय किया और पांडवों को द्रौपदी तथा कुंती सहित सादर लिवा लाने के लिए विदुर को पांचाल देश भेजा। विदुर पांचाल देश को रवाना हो गए। पांचाल देश में पहुंचकर विदुर ने राजा द्रुपद को अमूल्य उपहार भेंट किए, उनका सम्मान किया और राजा धृतराष्ट्र की तरफ से अनुरोध किया कि पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमति दें। विदुर का अनुरोध सुनकर राजा द्रुपद के मन में शंका हुई। उनको धृतराष्ट्र पर विश्वास न हुआ। सिर्फ इतना कह दिया कि पांडवों की जैसी इच्छा हो वही करना ठीक होगा। तब विदुर ने माता कुंती के पास जाकर अपने आने का कारण उन्हें बताया। कुंती के मन में भी शंका हुई कि कहीं पुत्रों पर फिर कोई आफत न आ जाए। दुर्योधन कहीं फिर से उनके पुत्रों को न मारने का षड्यंत्र रचने लगे। विदुर ने उन्हें समझाया और धीरज देते हुए कहा, देवी, आप निश्चिंत रहें, आपके बेटों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आपके बेटों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वे संसार में खूब यश कमाएंगे और विशाल राज्य के स्वामी बनेंगे। आप सब बेखटके हस्तिनापुर चलिए। आखिर द्रुपद राजा ने भी अनुमति दे दी और विदुर के साथ कुंती और द्रौपदी समेत पांडव हस्तिनापुर रवाना हो गए। उधर हस्तिनापुर में पांडवों के स्वागत की बड़ी धूमधाम से तैयारियां होने लगीं। जैसा कि पहले ही निश्चय हो चुका था, युधिष्ठिर का यथाविधि राज्याभिषेक हुआ और आधा राज्य पांडवों के अधीन किया गया। राज्य अभिषेक के उपरांत युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मेरे अपने बेटे बड़े दुरात्मा हैं। एक साथ रहने से संभव है कि तुम लोगों के बीच वैर बढ़े। इस कारण मेरी सलाह है कि तुम खांडव प्रस्थ को अपनी राजधानी बना लेना और वहीं से राजकाज करना। ठीक है, खांडव प्रस्थ वह नगरी है जो पुरु, नहुष एवं ययाति जैसे हमारे प्रतापी पूर्वजों की राजधानी रही है। हमारे वंश की पुरानी राजधानी खांडव प्रस्थ को फिर से बसाने का यश और श्रेय तुम्ही को प्राप्त हो। धृतराष्ट्र के मीठे वचन मानकर
पांडवों ने खांडवप्रस्थ के भग्नावशेषों पर, जो कि उस समय की एक निर्जन वन बन चुका था, निपुण शिल्पकारों से एक नए नगर का निर्माण करवाया। सुंदर भवनों, अभेद्य दुर्गों अर्थात बच्चों ऐसे दरवाजे जिन्हें भेदना, जिनसे पार आना आसान ना हो, ऐसे उन्होंने दुर्ग बनाए, सुंदर भवन बनाए। ठीक है, कहाँ? खांडवप्रस्थ में, जो कि एक निर्जन वन जिसको कहा जाता था, जो कि क्या थी? हस्तिनापुर की पुरानी राजधानी थी। उनके पूर्वज पहले सबसे पहले वहीं रहा करते थे। ठीक है, पुरु, नहुष एवं ययाति जैसे जो प्रतापी पूर्वज थे वो वहीं रहा करते थे। तो बच्चों कुशल शिल्पकारों, देव शिल्पकारों की सहायता से, यानी अर्थात शिल्पकार का अर्थ होता है इंजीनियर की सहायता से, उस समय के जो शिल्पकार थे, इंजीनियर थे, उनकी सहायता से वहाँ पर उन्होंने एक सुंदर सा भवन बनवाया। ठीक है, और उस भवन का, उस नगर का नाम क्या रखा गया? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ की शान एवं सुंदरता ऐसी हो गई कि सारा संसार उसकी प्रशंसा करते न थकता था। अपनी राजधानी में द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांचों पांडव 23 बरस तक सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए न्यायपूर्वक राज्य करते रहे। ठीक है, तो इंद्रप्रस्थ क्या था? इंद्रप्रस्थ वह निर्जन जंगल था जो पहले खांडवप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, और जिसे पांडवों को हक में दे दिया था। किसने? राजा धृतराष्ट्र ने उन्हें अपने राज्य का जो एक टुकड़ा था, उन्होंने कहा कि तुम खांडवप्रस्थ में ही रहकर अपने जीवन को बिताओ, वहीं से राजकाज करो। ठीक है, तो बच्चों आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा इंद्रप्रस्थ क्या था। इंद्रप्रस्थ पांडवों के द्वारा बसाई हुई एक नई नगरी थी, जो कि उनके ही पूर्वजों की थी, जो बाद में पहले खांडवप्रस्थ नाम से प्रसिद्ध थी, जो कि एक निर्जन जंगल में बदल चुकी थी, और उसके बाद जब पांडवों ने अपनी नई नगरी बनाई तो उसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एवं अपनी पढ़ाई को करते रहिए बच्चों, और सब